तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अकेले रहना पड़ा। तुम इस हद तक नीचे गिर गई। तुम बंटवारा करवा रही थी ना, तो अब तुम खुद अकेले रहोगी, तब ही अक्ल आएगी तुम्हें। बहू तो ठीक है ना, घर का बंटवारा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तेरी सास नहीं हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। माँ जी मुझे माफ कर दो। बस अभी कुछ मत बोल, पहले वहीं घर चल, फिर बात करेंगे। तुझे तो ऐसे देखकर मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। नंदिनी सुबह सुबह ही उठकर अपने लिए और अपने पति के लिए नाश्ता बना लेती है। नंदिनी अपने पति को नाश्ता देकर उसे कुछ देर में ही ऑफिस भेज देती है और खुद भी जल्दी से नाश्ता कर लेती है। नाश्ता करने के बाद नंदिनी अपने कमरे में वापस आराम करने चली जाती है। और जब नंदिनी की सास रेखा रसोई में जाती है और वो नाश्ता देखने लगती है, लेकिन रेखा को रसोई में कुछ नहीं मिलता है। ये देखकर रेखा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे नंदिनी के कमरे में जाती है और नंदिनी से बोलती है, बहू तूने आज नाश्ता नहीं बनाया फिर से? तेरी वजह से रोज रोज मेरा बेटा भूखे पेट ही दफ्तर जा रहा है। तुझे थोड़ी भी शर्म आती है या नहीं, या फिर तू बनाना ही नहीं चाहती कुछ? माँ जी मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब भी मुझसे हिला तक नहीं जा रहा। मैंने खुद कल से खाना तक नहीं खाया है, अब आप ही बताओ ना, जब खुद मेरे अंदर जान ही नहीं है तो मैं क्या करूँ? बहू अब तो मुझसे ये सब तो ड्रामे मत ही कर। अरे हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो मुझे पागल मत बना। तुझे आए दिन कहीं न कहीं दर्द होता ही रहता है। माँ जी आपको लगता है कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ? लगता है? अरे नहीं नहीं बहू, मुझे तेरी ये सब दो पैसों की हरकतों के बारे में अच्छे से पता है। तुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, ये सब नाटक है कि तुझे काम न करना पड़े। माँ जी अगर आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ तो आप एक काम करना, अपने लिए नाश्ता बना लेना और मुझे मत देना। अब कर भी क्या सकती हूँ, दर्द में हूँ ना तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। एक तो मेरा बेटा इतना भोला है कि तुझे कुछ बोलता भी नहीं है, तू मर यहीं बैठे बैठे। रेखा इतना बोलकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नंदिनी हमेशा ऐसे ही करती है और वो अपने लिए, अपने पति के लिए खाना बना लेती है और अपनी सास से कोई बहाना बना लेती है जिससे उसे खुद ही अपने लिए खाना बनाना पड़े। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और रेखा भी अपनी बहू की इन सब हरकतों से काफी ज्यादा परेशान हो जाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। कुछ दिनों बाद नंदिनी अपनी माँ के घर गई थी और अपनी माँ माला से बात करते हुए नंदिनी बोलती है, माँ मैंने तो सब करके देख लिया, लेकिन ये बुढ़िया है कि घर में कुंडली मार कर बैठ गई है, जानी का नाम ही नहीं लेती। मैं तो तंग आ गई हूँ अपनी सास के साथ रहते रहते। तो इतनी खुशकिस्मत है कि तेरा पति का कोई भाई नहीं है, इकलौती बहू है, फिर भी तू इतने नखरे दिखाती है काम करने में। अरे बड़े बुजुर्गों की सेवा करने में ही बहुत पुण्य मिलता है। माँ उनकी सेवा क्या करूँ, वो खुद भी तो अपने काम करने लायक सही सलामत है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि अपनी बहू और बेटे को अकेला क्यों नहीं छोड़ती अपनी गृहस्थी में आगे बढ़ने के लिए। देख तू अपनी सास के साथ जब तक ये हरकतें कर रही है और ये सब अंकुर को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंकुर को पता चल गया ना, तब तो तेरी गृहस्थी आगे बढ़ना तो दूर की बात है, टिक भी नहीं सकती है। उन्हें बता कौन रहा है, माँ जी तो अभी इसी वहम में है कि अंकुर जी को सब पता है, लेकिन मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ कि अंकुर जी को सब पता चलने दो, उन्हें कुछ नहीं पता। नंदिनी को तो अपनी सास के साथ रहने में काफी आफत आती थी, इसीलिए वो अपनी सास को काफी ज्यादा परेशान करती थी। एक दिन नंदिनी अपनी सास की साड़ी से घर के पर्दे बना रही है और जब ये रेखा देखती है तो वो नंदिनी से बोलती है, ये नई साड़ी तो मेरी है, वो भी अभी जल्दी ही ली है, तू नई साड़ी के घर के पर्दे बना रही है। माँ जी तो क्या हो गया, आप तो ऐसे हल्ला मचा रही हैं जैसे मैंने पता नहीं क्या ही कर दिया हो। बहू पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते जो तो इस तरह से पैसों को बर्बाद कर रही है। माँ जी मैं भी यही बोल रही हूँ कि मेरे पति की कमाई को आप उड़ाती हैं, तो इस उम्र में नई नई साड़ियाँ ले रही हूँ। अरे आपको शर्म है या नहीं, थोड़े तो अपने बेटे के बारे में भी सोचो। बहू तेरा पति मेरा बेटा है, और अगर वो मेरे लिए कुछ कर भी रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? माँ जी अंकुर जी कुछ बताते नहीं है, लेकिन मुझे सब पता है। अंकुर जी से अब आपका खर्चा उठाया नहीं जा रहा है। मैं तो यही बोलूंगी कि हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, आप अपना देखना और हम अपना। बहू तू ये सब क्या बोल रही है? भाई भाई का बंटवारा सुना है, लेकिन सास बहू का बंटवारा कब से होने लगा? नहीं नहीं, अंकुर ये सब नहीं सोचता, तुझे कोई गलतफहमी हुई है।
माँ जी, अगर मुझे गलत फहमी हुई होती ना तो मैं खुश थी, लेकिन अंकुर जी अब आपसे बात भी कहाँ करते हैं और यही कारण है उनका आपसे बात ना करने का। मेरी मानो तो अब बंटवारा कर ही लो। बंटवारा करने से आप दोनों माँ बेटे का रिश्ता भी बच जाएगा। जब मन हो तब बातें भी कर सकते हो। नंदिनी की बात सुनकर रेखा का दिल पसीज जाता है और वो बंटवारे के लिए मान जाती है। सास बहू मिलकर घर के 2 हिस्सों में बंटवारा भी कर देते हैं। उसी शाम जब अंकुर आता है तो घर के बीच में लकीर देखकर वो हैरान हो जाता है और अपनी माँ के पास बात करने जा ही रहा होता है कि नंदिनी उसे अपने कमरे में ले आती है और अंकुर से नंदिनी बोलती है, आप उस तरफ क्यों जा रहे हो? सास और बहू का बंटवारा हो गया है। ये क्या बकवास कर रही हो? बंटवारा? कैसा बंटवारा? देखो, माँ जी ने कभी कहा नहीं, लेकिन उनकी काफी समय से इच्छा थी कि अब वो अपनी आगे की जिंदगी अकेले ही बिताएं, और उन्होंने तो मुझे बताया भी है इतनी बार। माँ ने तुम्हें ये सब बताया, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? मैं भी तो इसी घर में रहता हूँ ना। मैं अभी माँ से जाकर बात करता हूँ। माँ ऐसे थोड़ी कर सकती है। आप भी हद करते हो। अरे बस हर वक्त मैं करते रहते हो। कभी माँ के बारे में सोचा है? माँ जी के साथ मैं रहती हूँ घर में। माँ जी कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनका दिल रखने के लिए तो हम उनकी बात मान ही सकते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं माँ को ऐसे अकेले रहने दूं? अरे मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि जब तक माँ जी का मन है बंटवारा करके रहने का, तब तक उन्हें रहने दो। आज नहीं तो कल सब ठीक ही हो जाएगा ना। शायद तुम सही कह रही हो। मुझे ऐसे ही करना चाहिए। लगता है भगवान ने मेरी किस्मत की कलम मेरे हाथों में ही पकड़ा दी है, तभी तो अब सब अच्छे से ही हो रहा है। अब बंटवारा तो हो गया, अब मैं अपने पति के साथ आराम से रहूंगी। कभी पहले की तरह नहीं होने दूंगी सब ठीक। नंदिनी अपने गंदे इरादों में कामयाब हो जाती है और सास बहू का बंटवारा हो जाता है। बंटवारे के बाद रेखा बिल्कुल ही अकेले पड़ गई थी। वो एक कोने में ही रहती थी, ना ही किसी से बोलती थी और ना ही कोई दिक्कत आने पे अपने बहू बेटे के पास जाती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत जाता है। अंकुर भी मजबूर था, वो भी कुछ नहीं बोल रहा था। कुछ दिनों बाद नंदिनी का पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उसके सर पर काफी चोट भी आती है। रेखा उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है और पट्टी करवाती है। जब नंदिनी को होश आता है तो बस वहाँ पर रेखा ही होती है। रेखा नंदिनी से बोलती है, बहू तो ठीक है ना? घर का बंटवारा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तेरी सास नहीं हूँ, तो अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? माँ जी मुझे माफ कर दो। बस अभी कुछ मत बोल, पहले वहीं घर चल, फिर बात करेंगे। तुझे तो ऐसे देखकर मेरी हालत और ज्यादा बिगड़ गई। रेखा नंदिनी को लेकर घर आ जाती है। जैसे नंदिनी घर आती है तभी वहाँ अंकुर भी आ जाता है। नंदिनी को अपनी गलती का भी एहसास हो गया था, इसीलिए वो अपने पति और सास को बोलती है, मुझे माफ कर देना। सास और बहू का बंटवारा माँ बेटे की वजह से नहीं, बल्कि मेरी वजह से हुआ था। मैं नहीं चाहती थी कि हम माँ जी के साथ रहें, इसलिए मैंने आप दोनों के बीच में मतभेद लाने की कोशिश की। तुम्हारी वजह से मेरी माँ को अकेले रहना पड़ा। तुम इस हद तक नीचे गिर गई। तुम बंटवारा करवा रही थी ना, तो अब तुम खुद अकेले रहोगी, तब ही अक्ल आएगी तुम्हें। नहीं बेटा, बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। ऐसी हालत में उसे अलग करना भी सही नहीं है। वैसे भी जब गलती का एहसास हो तब हम बड़ों को उसे माफ कर देना चाहिए। रेखा अपने बेटे को समझाती है। अंकुर को समझ आ जाता है, लेकिन नंदिनी भी अपने किए हुए पर काफी शर्मिंदा थी। इसीलिए अब तक उसने जो भी किया वो बस अब सुधरने की कोशिश में लग जाती है। पायल सुनसान रास्ते से घर जा रही थी और तेज गर्मी की वजह से प्यास के मारे बेचारी का गला सूखे जा रहा था। पायल अपने बैग से पानी की बोतल निकालती है, लेकिन उसमें पानी ही नहीं था। ये देखकर पायल खुद से बोलती है, हाय, इतनी तेज गर्मी हो रही है और गला भी सूख रहा है। इतनी तेज प्यास लगी है, आसपास कोई दुकान भी नहीं दिख रही है, मेरी बोतल में पानी भी नहीं है। ये भगवान, क्या करूं? भगवान थोड़ा तो रहम करो, इस गर्मी में कहीं से पानी पिला दो। इस बार सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। भगवान, हम लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। अरे गर्मी पड़वा ही दी है, लेकिन कम से कम जगह जगह पानी की तो कमी मत करवाना। बताओ लोग कैसे हैं जिनके पास पानी भी नहीं होता। पायल बस चलती जा रही थी और प्यास के मारे बेचारी की हालत खराब हो चुकी थी और ना पानी मिलने की वजह से उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। काफी देर चलने के बाद पायल को एक टूटा
टूटा फूटा सा घर दिखाई देता है जहाँ राधा अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। पायल तुरंत वहाँ जाती है और राधा से कहती है, मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है, कोई नल भी नहीं है। बहुत हालत खराब हो रही है, ऊपर से गर्मी लग रही है। कोई रिक्शा तक नहीं मिला, इसलिए मुझे पैदल जाना पड़ा। मुझे नहीं पता था कि ये रास्ता इतना लंबा है और इतना ज्यादा सुनसान था। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अरे आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, घर में बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है, यहाँ रोज रोज पानी नहीं आता, जिसकी वजह से पानी नहीं मिल पाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तब तक थोड़ी चैन की सांस तो लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी इस हालत में आपने मेरी मदद की। प्लीज अब पानी ले आइए, मुझसे ज्यादा देर तक बिना पानी पिए रुका नहीं जाएगा। मुझे चक्कर आने को हो रहे हैं। पायल राधा के लिए तुरंत मटके का 1 गिलास पानी लेकर आती है। पायल तुरंत वो 1 गिलास पानी पीकर थोड़ी सी शांत हो जाती है और दोबारा पानी मांगते हुए बोलती है, थोड़ा सा पानी और दे दीजिए। वो क्या है ना, इतनी देर से पैदल चल रही हूँ तो धूप दिख रही थी ना, इसलिए बाहर गर्मी में मेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। थोड़ा पानी और मिल जाता तो अच्छा होता। राधा 1 जग पानी ले जाती है और पायल को जितना पानी पीना होता है वो उसे उतना पानी पिला देती है। काफी पानी पीने के बाद पायल को बड़ा अच्छा लगता है और पायल खुश होकर राधा से बोलती है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जिस हालत में आई थी ना, मुझे खुद नहीं लगा था कि मैं ज्यादा देर तक टिक पाऊंगी, क्योंकि मुझे चक्कर आने लग गए थे। सच में अब पानी की कीमत पता चली है। जब पानी के लिए ऐसे भटक रही हूँ, उसकी कीमत अब समझ आ रही है मुझे। मैडम जी, आपको तो अब पानी की कीमत समझ में आई होगी ना, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को तो बचपन से ही पानी की कीमत समझ आ जाती है। 1 लोटा पानी के लिए भी बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ती है। उसके बाद भी ये तय ही नहीं होता कि पानी मिलेगा भी या फिर मिलने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अपनी प्यास बुझाकर और राधा को धन्यवाद करके जैसे ही पायल वहाँ से जाने लगती है, तभी पायल की नजर राधा के घर के रखे घड़े पर जाती है, जिसमें अब थोड़ा सा ही पानी बचा था। ये सब देखकर पायल बोलती है, अरे इसमें तो बहुत ही थोड़ा सा पानी है, एक इंसान के लिए भी नहीं हो पाएगा। घर में और पानी तो है ना, मेरा मतलब मेरी वजह से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत का कर भी क्या लेंगे हम लोग, और वैसे भी ऐसी दिक्कतें बहुत अच्छी हैं। आपकी प्यास बुझ गई ना, बस हम इसमें ही बहुत खुश हैं। अब आप अपने घर चले जाइए, क्योंकि रात के समय रास्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप अभी से अपने घर के लिए निकल जाइए। पायल वहाँ से घर चली जाती है। पायल को अपनी प्यास की समस्या से भी अब बड़ी बड़ी दिक्कतें नजर आने लगी थी, और वो दिक्कतें उन लोगों की थी जो सड़क के किनारे बसे हुए थे और चलते फिरते काम किया करते थे, क्योंकि इतनी गर्मी में अगर पानी नहीं मिलेगा तो उनकी हालत कैसी होगी। पायल अंदर ही अंदर इस चीज से बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है और खुद से बोलती है, मेरे घर पर किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जरूरी थोड़ी है हर किसी की किस्मत मेरी तरह ही हो। किसी के घर में कितनी सुविधा हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। अब पायल के दिल में ऐसे लोगों की मदद करने का ख्याल आता है, लेकिन वो मदद करे कैसे ये उसे समझ नहीं आता है, जिस वजह से पायल पानी बांटने का काम शुरू कर देती है। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद पायल जहाँ पानी बांटा करती थी, वहीं सामने एक इंसान रूह अफ़ज़ा बांट रहा था, जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग बड़े चाव से रूह अफ़ज़ा पी रहे थे। यह देखकर पायल को अच्छा लगता है और वह खुद से कहती है, ये कितने अच्छे लोग हैं जो लोगों की प्यास को बुझा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे इस काबिल बना दीजिए कि मैं कम से कम जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद कर पाऊँ। मेरा भी बड़ा मन करता है, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से और घर की दिक्कतों की वजह से ये सब काम कर ही नहीं पाती। पायल अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताती है और साथ ही में बोलती है, माँ, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं लोगों की मदद करूँ। बाहर इतनी गर्मी हो रही है,
अगर किसी की मैं प्यास बुझा पाऊँ तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा ना। और मैंने देखा है, मैं जहाँ पानी बांटती हूँ ना, वहीं सामने कुछ लोग रूह अफ़ज़ा बांट रहे थे, और इतना तो हम भी कर सकते हैं ना लोगों के लिए। माँ प्लीज ना, आप मेरी बात को मजाक में मत लेना। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को रूह अफ़ज़ा बांटूं। चलते फिरते लोग जो काम पर जा रहे हैं, उनको कितना अच्छा लगेगा ना कि वो वहीं रुककर बिना पैसे दिए रूह अफ़ज़ा पी ले। बेटा, अगर तू कुछ सोच रही है तो बिल्कुल सही सोच रही है। मुझे गर्व है तुझ पे कि तू कितना अच्छा सोच रही है। बहुत से लोग होते हैं जो सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तू अपने से पहले किसी और के बारे में सोचती है। और हम इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं ना। तुझे जो ठीक लग रहा है तो वो कर। इन सब से मुझे कोई परेशानी नहीं है। अपनी माँ से बात करने के बाद पायल अब सादा पानी छोड़कर रूह अफ़ज़ा बांटना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके लोग पायल को काफी जानने लगते हैं और कई लोग उसका साथ देने के लिए भी चले आते हैं। पायल धूप में खड़े होकर हर दिन नियम से रूह अफ़ज़ा बांटने लगती है। लोगों की पायल से हमदर्दी जुड़ती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन अमित नाम का एक लड़का पायल के पास आता है और बोलता है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप गर्मी में भी सड़क पर लोगों को रूह अफ़ज़ा बांटती हो। आप बहुत ही पुण्य का काम कर रही हो, इसलिए मैं यहाँ खुद आपसे मिलने आया हूँ। मुझे अच्छा लगा जानकर कि आप लोगों की इतनी मदद करते हो, लोगों के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो। लेकिन आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? आपको भी रूह अफ़ज़ा चाहिए क्या? माफ करना, इस समय तो रूह अफ़ज़ा खत्म हो गया है। अगली बार आपको चाहिए हो ना तो आप मुझे नुक्कड़ वाली जगह पर मिल जाना, मैं वहीं पर हूँ। अगर किसी और को जरूरत हो ना तो उसे भी भेज देना। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हो। मैं यहाँ आपसे रूह अफ़ज़ा लेने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। देखिए, मैं काम में बहुत ही बिजी रहता हूँ। मुझे थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मैं खुद से मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग मदद करते हैं मैं उनको सामान देकर उनकी भी मदद कर सकता हूँ। इसलिए इस पूरे महीने का रूह अफ़ज़ा का सामान मेरी तरफ से। अमित की बात सुनकर पायल बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसका साथ देने के लिए कई लोग जो जुड़ गए थे। शालू को बचपन से ही रबड़ी बहुत ज्यादा पसंद थी और वो अक्सर रबड़ी खाया करती। इकलौती औलाद होने की वजह से शालू की माँ माला भी उसे कुछ नहीं कहती और ना ही पिता मोहन उससे कुछ कहते। एक दिन रात के 11 बजे शालू अपने कमरे में बैठे हुए खुद से कहती है, यार टीवी भी देख लिया, मोबाइल भी चला लिया, लेकिन नींद नहीं आ रही। अब करूँ तो क्या करूँ? एक काम करती हूँ, रबड़ी खा लेती हूँ, ये सही रहेगा। इतना कहकर शालू रसोई में जाती है और फ्रिज में रबड़ी चेक करती है। जिसके बाद फ्रिज में रबड़ी ना मिलने पर वो अपने मम्मी पापा के कमरे के दरवाजे को खटखटाकर कहती है, मम्मी पापा उठो ना, दरवाजा खोलो। यहाँ आपकी लाडली बेटी को नींद नहीं आ रही है और आप दोनों आराम से कैसे सो सकते हो? जग जाओ अब। शालू की आवाज सुनकर उसके पिता की नींद खुल जाती है और वो आंखें मसलते हुए कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अपनी बेटी को दरवाजे पर देखकर वो कहते हैं, अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात को भटक क्यों रही है? जा सो जा जा। पापा मैं कैसे सो जाऊँ? आपको पता है मुझे कितनी ज्यादा रबड़ी पसंद है। प्लीज मेरे लिए रबड़ी ले आओ ना। बेटी, समय देखा है क्या तूने? आधी रात हो चुकी है, इस समय रबड़ी कहाँ मिलेगी? हलवाई की दुकान भी बंद हो गई होगी। जा बेटा सो जा, तू जा। शालू मोहन की बात सुनकर रोने लगती है, जिसके कारण मोहन को हार मानकर आधी रात के समय ही सड़कों पर रबड़ी लेने के लिए भटकना पड़ता है और 1 घंटे बाद वो घर पर वापस आते हैं। पापा आप आ गए, आप कितने अच्छे हो, मेरे लिए रात को रबड़ी लाए हो। लाओ जल्दी मुझे दे दो, मुझे भूख लगी है। अरे बेटा, रबड़ी नहीं लाया हूँ, रबड़ी फालूदा मिली तो वो ले आया। अब ये किस बला का नाम है? रबड़ी मुझे पता है, लेकिन ये रबड़ी फालूदा कैसा होगा? पापा मुझे नहीं खाना ये, मैंने कभी खाया नहीं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। अरे बेटी, एक बार कह रहा हूँ, खा के देख ले, तुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। इसमें रबड़ी भी होती है, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। अरे बहुत अच्छा फालूदा है। अरे बेटा खा ले, एक बार तो खा ले। वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने। तुझे अच्छा लगे ना लगे, इसी से काम चला। और हाँ, अच्छा लगे ना तो सुबह बता दियो मुझे, और अच्छा ना लगे ना तुझे तो बाहर जो पेड़ है ना बरगद का, वहाँ कोई डायन होगी जरूर बैठी,
जाके ना उसके साथ तू झूला झूल लियो। वैसे मैं बहुत थक गया हूँ और मैं चला सोने। इतना कहकर मोहन उबासी लेते हुए अपने कमरे में सोने चले गए और शालू अपने पिता की बात मानकर मुंह बनाती हुई रबड़ी फलूदा कटोरे में निकालकर अपने कमरे में ले जाकर खाने लगती है। जिसके बाद उसकी एक बाइट खाकर वो कहती है, वाओ, ये तो बहुत रिफ्रेशिंग है। रबड़ी तो रबड़ी जैसा ही लगती है, लेकिन ये तो बहुत 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 प्यारी है। ठंडा ठंडा कूल कूल। इतना कहकर वो सारी की सारी रबड़ी फलूदा खाकर सो जाती है। जिसके बाद उसे रबड़ी फलूदा खाने की आदत लग जाती है और वो रबड़ी खाना छोड़ देती है। दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपने दोस्त दीपक के साथ कॉलेज जाते हुए रास्ते में रबड़ी फलूदा की दुकान देखती है। जिसके बाद वो दीपक को बाइक रोकने के लिए कहती है, अरे रोको रोको, बाइक रोको, जल्दी बाइक रोको। क्या हुआ? ऐसा भी क्या होगा जो बाइक रुकवा दी? अभी एक्सीडेंट हुआ था, फिर तुम बोलती हो कि मैं देखकर बाइक नहीं चलाता। अब मेरी गलती है। बताओ ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो देखो रबड़ी फालूदा, मुझे खाना है, चलो ना चलकर खाते हैं। देखो गर्मी भी कितनी हो रही है। देखो शालू, आते हुए खा लेंगे, अभी ना। अभी हमें कॉलेज जाके ये प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, वरना देर हो जाएगी। जिद मत करो। नहीं ना दीपक, तुम भी तो समझो। तुम्हें पता है ना कि मुझे रबड़ी फालूदा कितना पसंद है। तुम मुझे खिला नहीं सकते, मुझे यहीं छोड़ो, मैं खुद जाकर खा लूंगी। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हमारा आज प्रोजेक्ट है, अगर हम लेट हो गए तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखो, तुम्हें रबड़ी फलूदा खाना है ना, तो ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब हम कॉलेज से वापस आएंगे मैं तुम्हारे ले आऊंगा। पक्का ना? कहीं तुम बाद में मुकर नहीं जाओगे अपनी बात से? पक्का बाबा, मैं अपनी बात से मुकरने नहीं वाला। दीपक इतना कहकर बाइक स्टार्ट कर देता है और उसे कॉलेज लेकर आ जाता है। लेकिन शालू दीपक की इस बात से नाराज होकर बाइक से उतरकर अकेले ही क्लास में चली जाती है और दीपक से बात तक नहीं करती। जिसके बाद जब वो वापस आने लगते हैं तो रास्ते में उनको रबड़ी फलूदा वाला नहीं मिलता और शालू नाराज होकर जोर से कहती है, बोला था ना खाने दो, देखो रबड़ी फालूदा वाला चला गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा, फालूदा जरूरी है? करियर? अरे मुझे कॉलेज के बाद एक अच्छा बिजनेस करना है, सेटल होना है। यहाँ कॉलेज में फेल होकर अपना एक साल बर्बाद नहीं करना, तुम समझी? दोनों बहस करने लगते हैं और शालू दीपक को वहीं रोड पर छोड़कर खुद घर पर आकर फलूदा बनाने रसोई में चली जाती है। जिसके बाद वो पूरी रसोई को फैलाकर फलूदा बनाती है और फाइनली फलूदा बनाने के बाद अपने कमरे में बैठकर खाने लगती है और कहती है, इन लोगों को क्या लगता है, अगर ये मुझे रबड़ी फालूदा नहीं खाने देंगे तो क्या मैं नहीं खा पाऊंगी? तभी उसकी माँ रसोई का हाल देखकर उसके कमरे में आकर कहती है, शालू ये क्या करके आई है? तो पूरी रसोई गंदी कर दी है। अरे रबड़ी फालूदा खाना सही है, लेकिन ऐसी भी क्या गंदगी करना जो औरों को परेशानी हो। माँ, मेरा मन था रबड़ी फालूदा खाने का और रसोई में बस रबड़ी रखी थी तो मैंने रबड़ी फालूदा बना लिया। अब इसमें क्या बुराई है? अगर तुझे बनाना है तो बना, लेकिन रसोई तो साफ करनी होती है ना, ये गंदी ही छोड़ देगी। मैंने और तेरे पापा ने तुझे कभी खाने पीने से मना नहीं किया है, पर अगर तू ऐसी गंदगी करेगी तो ये गलत बात है। ठीक है माँ, अगर आपको इतनी परेशानी है तो अब से मैं बाहर से ही रबड़ी फालूदा खाया करूँगी, ठीक है ना? इतना कहकर माला भी उसके कमरे से चली जाती है और शालू का मुंह फलूदा खाते हुए लटक जाता है। जिसके बाद वो रबड़ी फलूदा बाहर और कभी नहीं खाती। इसी के साथ साथ उसका दीपक से बात करना भी नाराजगी के बाद से ही बंद हो जाता था। दिन बीतते हैं और एग्जाम के बाद उसके कॉलेज खत्म हो जाते हैं। शालू के माता पिता इस दौरान उसके लिए लड़का देखने लगते हैं। शालू कहीं न कहीं दीपक को लेकर अपने दिल में प्यार की भावना रखती थी, इसलिए एक दिन वो उसे याद करते हुए सोचती है, अगर उस दिन हमारा झगड़ा हुआ भी रबड़ी फालूदा को लेकर तो वो भी तो मुझे कॉल या मैसेज कर मना सकता था। ये क्या बात हुई, 1 महीने से उसने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। दिन बीतते हैं और एक दिन अचानक दीपक का फोन शालू को आता है और उसे मिलने के लिए वो एक रबड़ी फलूदा कैफे पर बुलाता है। शालू उसे पहले से ही याद कर रही थी, इसलिए वो भी तैयार होकर उससे मिलने चली जाती है और उसे मिलते ही कहती है, तुझे शर्म नहीं आती? तू तो मेरा दोस्त है ना। पिछले 1-1.5 महीने से तूने मुझे ना कोई कॉल किया है ना कोई मैसेज। ये कैसी दोस्ती हुई तेरी? बस मेरी तूफान, अब सब्र करो। ये लो रबड़ी फालूदा और खाओ और ठंडी हो जाओ। मैं तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, बस थोड़ा मुझे टाइम दो। शालू रबड़ी फलूदा खाती है और उसे खाकर कहती है, वाओ, ये रबड़ी फालूदा तो कमाल का है। ऐसा फालूदा तो मैंने कभी नहीं खाया। सच में मजा आ गया। तुमको पता है ये फालूदा मेरा है,
और ये कैफे भी मेरा है। मैंने सोचा कॉलेज के बाद बिजनेस शुरू करूं, फिर मुझे रबड़ी फालूदे की नाराजगी याद आई और मैंने कैफे खोल लिया। और तुम यकीन करो, ये शहर का सबसे मशहूर कैफे है। फिर तो तुम्हारी दोस्त होने के नाते और तुमको इतना मस्त आइडिया देने के नाते मुझे तो लाइफ टाइम की फ्री मेंबरशिप मिलनी चाहिए। शालू, मैं तुमको अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। मतलब मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ कहो। शालू, मैं तुमको कॉलेज टाइम से पसंद करता हूँ, पर मैंने सोचा पहले कुछ बन जाऊं, फिर तुमको अपने दिल की बात बताऊंगा। मैं सच में तुमको बहुत पसंद करता हूँ। क्या तुम मेरे दिल की और इस रबड़ी फालूदा की मालकिन बनोगी? दीपक, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ, मेरी रबड़ी फालूदा से भी ज्यादा। दीपक का ये अनोखा प्रपोजल सुनकर शालू काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों अपने घर पर आकर बता देते हैं और शादी की बात करते हैं। और इसके बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है और वो लाइफ टाइम सेटल हो जाते हैं। जिसके बाद शालू का जब भी मन करता वो अपने पति के कैफे पर आकर रबड़ी फलूदा खा लिया करती। और इस तरह हमारी रबड़ी फलूदा खाने वाली ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। बचपन, जिसे जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ कहा जाता है, लेकिन क्या हर किसी का बचपन एक जैसा होता है? समझते हैं इस कहानी में। उमेश और रंजना अपने 2 बच्चों 10 साल की बेटी किरण और 7 साल के बेटे गोलू के साथ काम के खातिर शहर आकर बस गए थे। वो अपने परिवार के साथ छोटे से किराए के मकान में रहा करता था। साथ ही अपने बच्चों का दाखिला उसने पास के ही एक सरकारी स्कूल में करवाया था और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का खर्चा उठा रहा था। एक रोज दोनों भाई बहन शाम के समय अपने घर के पास वाले पार्क में ही एक प्लास्टिक की बॉल से खेल रहे थे। दीदी देखो देखो, ये छोटी गाड़ी तो खुद ही चल रही है। हाँ गोलू, लेकिन ये खिलौने वाली कार है किसकी? मुझे नहीं पता, पर ये कितनी अच्छी है। मैं इसे उठा लूं दीदी? नहीं गोलू, किसी दूसरे बच्चे का खिलौना होगा, ये हम कैसे ले सकते हैं? पर हमारे पास तो ऐसा खिलौना नहीं है ना, मैं इसे अपने पास ही रख लेता हूँ। इतना कहकर गोलू उस कार को उठाने जा ही रहा था कि तभी वो खिलौने वाली कार पीछे की ओर मुड़ जाती है और एक लड़के के पैरों के पास जाकर रुकती है, जो कि उन्हीं की उम्र का था, जिसने बहुत ही सुंदर जूते पहने थे। उसका नाम आरव था और उसके हाथ में उस खिलौने वाली कार का रिमोट कंट्रोल था। ये टॉय कार मेरी है, तुम इसे नहीं ले सकते। तुम्हारा नाम क्या है और तुमने ये इतना अच्छा खिलौना कहाँ से खरीदा? मैं आरव हूँ, मैं सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें रहता हूँ और ये टॉय कार मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट की है। दीदी से बोलो ना कि एक बार अपनी गाड़ी से मुझे खेलने दे। ठीक है, मैं तुम्हें अपना टॉय दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपनी ये बॉल खेलने के लिए दोगे? हाँ ये लो। इतना कहकर गोलू उसे अपनी बॉल देने लगता है। तभी एक फैंसी सा सूट पहने आरव की माँ रितिका वहाँ आती है और आरव से कहती है, बेटा आरव, आप पार्क में क्यों खेलने आए हो? और मैंने आपको कितनी बार कहा है किसी के भी साथ ऐसे मत खेला करो, और तुम बच्चे अपनी गंदी सी बॉल अपने पास ही रखो। इतना कहकर रितिका गोलू का हाथ झटक देती है और आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। दोनों भाई बहन भी अपने घर लौट जाते हैं और जाते ही गोलू अपनी माँ अंबिका से कहता है, माँ मुझे भी खिलौने वाली गाड़ी चाहिए, उस लड़की जैसी जिसको रिमोट से चलाते हैं। खिलौने वाली गाड़ी? किरण, गोलू क्या कह रहा है? माँ, वो सामने जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें आरव रहता है। आज वो पार्क में आया था, उसके पास ही वो खिलौने वाली गाड़ी थी। गोलू उसे खेलने के लिए मांग रहा था, तभी उसकी मम्मी उसे वहाँ से ले गई। बेटा गोलू, जब बाबा के पास पैसे होंगे ना, तो मैं तुझे अच्छे खिलौने दिलवाऊंगी। ये भगवान, मेरे बच्चों का बचपन इस गरीबी में किस तरह बीत रहा है कि मैं उन्हें अच्छे खिलौने भी नहीं दिलवा सकती। चल गोलू, हमें स्कूल का काम भी तो करना है ना, वरना तो स्कूल में मुर्गा बनेगा। ठीक है, लेकिन जब बाबा आएंगे तो मैं बाबा से भी कहूँगा मुझे नए खिलौने चाहिए। अपने बच्चों की जिद पूरी करने में अंबिका असमर्थ थी। वो आरव के माता पिता उसकी हर जरूरत को पूरा करते थे। जहाँ बचपन में किरण और उसके भाई गोलू के पास खेलने के लिए केवल एक बॉल थी, तो दूसरी तरफ आरव के पास नए और महंगे खिलौनों से भरा कमरा था। समय बीतता है। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण तीनों दोस्त बन गए थे। एक रोज कंधे पर भारी सा बैग लिए आरव अपने स्कूल के बाहर खड़ा था। तभी वहाँ से खेलते कूदते अपने बैग को घसीटते हुए स्कूल से घर जा रहे किरण और गोलू वहाँ से गुजरते हैं, तो आरव को देखकर कहते हैं, तो तुम इस बड़े स्कूल में पढ़ते हो आरव? हाँ किरण,
मेरे स्कूल में तो बड़ा प्लेग्राउंड भी है। सच में? फिर तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा। नहीं, क्योंकि खेलने से ज्यादा मिस पढ़ाई करवाती है। मैं तो सारी बुक कॉपी लाकर थक ही जाता हूँ। सच में तुम्हारा बैग तो बहुत भारी है, हमारा बैग तो इतना भारी नहीं है। चलो आज हमारे साथ घर चलो। नहीं, मुझे लेने तो ड्राइवर अंकल आते हैं। आरव बोल ही रहा था कि तभी वहाँ अंबिका आती है और अपने बच्चों को रास्ते में देखकर उसका बैग ले लेती है और साथ ही आरव का बैग इतना भारी देखकर अचंभे से कहती है, हे भगवान, 10 साल के बच्चे का इतना भारी स्कूल का बस्ता, इन अमीर के बच्चों का बचपन तो कॉपी किताबों का बोझ होते ही निकल जाएगा। अंबिका उसे अपने साथ चलने को कहने ही वाली थी कि तभी एक कार वहाँ आती है और आरव उसमें बैठकर चला जाता है। तभी गोलू कहता है, माँ, हम लोग गाड़ी में स्कूल क्यों नहीं जाते? क्योंकि मेरे बच्चे, हम गाड़ी से बड़ी बस में जाते हैं। बस में? कौन सी बस में माँ? 11 नंबर की बस से, यानी पैदल चलकर। चलो चलो, घर पर मैंने आज खीर बनाई है। सच माँ? हाँ मेरे बच्चों। अंबिका अपने दोनों बच्चों के साथ कुछ ही देर में घर आती है। शाम के समय आरव अपनी माँ के साथ अपने ट्यूशन से घर जा रहा था। तभी उसे सामने से गोलू अपनी माँ के साथ आता हुआ नजर आता है तो वो जोर से चिल्लाता है, गोलू, यहाँ देख गोलू। अरे आरव, तू भी यहाँ है? आरव, ये क्या बचपना है? सड़क पर ऐसे जोर से नहीं चिल्लाते। अरे बहन जी, अब बच्चे बचपना नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े बचपना करेंगे? फिर भी बचपन में ही अच्छी सीख मिल जाए तो बचपन के साथ साथ आगे भी बच्चों के लिए अच्छा होता है। अरे आरव, इस समय बैग लेकर कहाँ जा रहा है? जा नहीं रहा बुद्धू, आ रहा हूँ ट्यूशन से। क्यों, तू ट्यूशन नहीं जाता? नहीं, मुझे तो किरण दीदी घर पर ही पढ़ा देती है। हाँ, वो मेरी किरण पढ़ने में बहुत तेज है ना, तो वो ही पढ़ा देती है। पढ़ाने को तो मैं भी इसे पढ़ा दूं, लेकिन ट्यूशन लेने से इसकी पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रहता है और बचपन में दिमाग तेज हो जाए तो बच्चों को आगे चलकर दिक्कत नहीं होती। सही कह रही हैं ये, लेकिन मैं गरीबी की वजह से अपने बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं भेज पा रही, तो अलग से ट्यूशन तो बहुत दूर की बात है। चलो आरव, घर जाके तुम्हें होमवर्क भी करना है। तभी रितिका आरव को लेकर वहाँ से चली जाती है। आरव और गोलू जाते हुए एक दूसरे को बाय करते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज अंबिका सुबह एक ग्लास में थोड़ा सा दूध डालकर गोलू को देती हुए कहती है, गोलू ले, थोड़ा दूध पी ले और थोड़ा दीदी को भी दे देना। दूध? वो भी चीनी डालकर? नहीं नहीं, मैं पूरा पीऊंगा, मैं दीदी को नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? मुझे भी पीना है दूध। हाँ बेटा, थोड़ा ही बचा है, दोनों भाई बहन मिलकर पी लो। कहना नहीं दूंगा। कैसे नहीं देगा? रुक। तभी दूध के लिए दोनों भाई बहन हाथापाई करने लगते हैं, जिसमें दूध का ग्लास फर्श पर गिर जाता है। दोनों उदास होकर बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए और आरव को उसके घर बुलाने जाते हैं। तो देखते हैं कि आरव की माँ उसके पीछे दूध से भरा ग्लास लिए भागते हुए कहती है, आरव बेटा, जल्दी से दूध फिनिश कर लो। मम्मा, मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पसंद। अरे आरव, दूध नहीं पियोगे तो बिग बॉय कैसे बनोगे? चलो फटाफट से इसे फिनिश करो। तभी आरव की नजर दरवाजे पर खड़े किरण और गोलू पर जाती है, जो कि दूध के ग्लास को ही देखे जा रहे थे। तभी आरव अपनी माँ से दूध का ग्लास ले लेता है। रितिका भी वहाँ से चली जाती है। तभी आरव वो दूध का ग्लास बाहर जाकर किरण को पकड़ाते हुए कहता है, लगता है आज भी तुम दोनों दूध के लिए लड़कर आ रहे हो। लो, इसे तुम दोनों ही पी लो। सच में? पर तुम हमें क्यों दे रहे हो? क्योंकि हम दोस्त है ना, और दोस्त तो आपस में चीज शेयर करते हैं। हाँ, हम दोस्त हैं। तभी वो आधा ग्लास दूध पीकर गोलू को देती है और कुछ देर बाद तीनों मिलकर पार्क में खेलने लगते हैं। तो इस तरह किरण, गोलू गरीबी में हर चीज की कमी के साथ अपना बचपन जीते हैं। तो वहीं आरव का बचपन सभी सुख सुविधाओं के साथ बीतता है। लेकिन बचपन जिंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ है, जहां इस अमीरी गरीबी की परवाह किए बिना हर बच्चा खेलते कूदते खुशियों को ढूंढ ही लेता है। बहुत ही भयानक और दिल दहला देने वाला मंजर था वहाँ का। हर जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। उस भयानक भूकंप के कारण वो जगह मलबे के ढेर में बदल गई थी और उस मलबे के नीचे कई सारे लोग दबे हुए थे। उस मलबे में कहीं कोई छोटी सी बच्ची दबी थी तो कहीं कोई जवान, और पीछे छोड़ गए थे अपने परिजनों को अपने पीछे रोने के लिए। अब जब भूकंप रुकता है तो कुछ लोग अपने अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग अपने परिवारों की लाशों को पकड़कर रो रहे थे। उनमें से ही एक थी लक्ष्मी। जी हाँ, लक्ष्मी गर्भवती थी।
उसने अपने एक हाथ से अपने पेट को पकड़ रखा था। लक्ष्मी के चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी और वो हांफते हुए अपने पति को पुकार रही थी। साथ ही वो इधर उधर धीमी रफ्तार में चल रही थी। संजय, संजय कहाँ है आप? संजय! लक्ष्मी की अब जब आंखें खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। साथ ही खुद के सामने वो अपने पति को देखकर रोते हुए कहती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ, मेरे तो प्राण ही निकले जा रहे थे। लक्ष्मी, बस तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम यहाँ से अपने शहर चलेंगे। मुझे माफ करना संजय जी, पर ये सब मेरी जिद के कारण ही हुआ है। ना मैं जिद करती और ना ही ये सब होता। कोई बात नहीं लक्ष्मी, पर तुम अभी उस बारे में मत सोचो। संजय की बातें सुनकर लक्ष्मी अपनी आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और लक्ष्मी अब ठीक हो जाती है। संजय लक्ष्मी को अपने घर, अपने शहर दिल्ली ले आता है। अपने बेटे बहू को देखकर शांति अपनी बहू के दोनों गालों पर अपने हाथों को फेरती है और कहती है, मैंने न्यूज़ देखी थी बहू, नेपाल में बहुत तगड़ा भूकंप आया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों ठीक हो। लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। लक्ष्मी अपने कमरे में जाकर आराम कर रही थी, तभी उसकी आंखों के सामने वही भयानक मंजर आ जाता है। संजय, संजय, संजय! लक्ष्मी की आवाज सुनकर संजय और शांति उसके पास आते हैं, जिसके बाद क्या हुआ लक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना? लक्ष्मी उनकी बातों का जवाब नहीं देती और बेहोश हो जाती है। लक्ष्मी उस हादसे के बाद पूरी तरह से दहल गई थी। अरे मैं तो कह ही रही थी कि बहू को इस हालत में वहाँ मत लेकर जा, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में, तो सबको अपनी ही चलानी है ना। मैं अभी अपनी बेटी निशा को फोन करती हूँ, अब वही इसका चेकअप करेगी। हे भगवान, न जाने मेरी बहू के पेट का बच्चा कैसा होगा। उसकी ऐसी हालत की वजह से कहीं ऐसा न हो कि उसके दिमाग पर असर पड़े। शांति अब निशा को फोन करती है और उसको अपने घर पर बुलाती है। कुछ ही घंटों के बाद निशा शांति के घर आ जाती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, क्या हुआ माँ, आपने अचानक मुझे घर क्यों बुला लिया? निशा बेटा, पहले तू अपनी भाभी का चेकअप कर और देख उसको कि वो ठीक है या नहीं। अपनी माँ की बात सुनकर निशा अपनी भाभी के पास जाती है और उसका चेकअप करके अपनी माँ और भाई से कहती है, माँ और भैया, बच्चा बिल्कुल सही है, पर भाभी किसी बात से सहमी हुई है। आखिर बात क्या है? किस वजह से वो इतनी डरी हुई और सहमी हुई है? ये सब मेरी गलती है, ना मैं उसको वहाँ ले जाता, ना ये सब होता। निशा, सच बताना, तुम्हारी भाभी जिस तरह से सहमी हुई है, उससे बच्चे पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? पढ़ना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाभी के डर और सहमे की वजह से बच्चा सुस्त पैदा हो। पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, आखिर ये सब हुआ कैसे? अरे ये क्या बताएगा, मैं तुझे बताती हूँ। लक्ष्मी आज बेहद खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी और वो खुश होती भी क्यों नहीं, आखिर आज उसे उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जो पता चला। लक्ष्मी खुश होते हुए अपने सोए हुए पति के पास आती है और उसे उठाते हुए कहती है, संजय, संजय उठो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। क्या हुआ, क्या देना है? पहले उठो तो सही। अरे बोलना लक्ष्मी, आज भी संडे, सोने दो ना। अच्छा जी, मतलब मुझसे जरूरी अब आपकी नींद हो गई क्यों? खैर कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ जैसे ही आप ये खबर सुनेंगे वैसे ही आप झूम उठेंगे। आई एम प्रेग्नेंट, आप पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? लक्ष्मी, तुमने तो मुझे सच में दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी। माँ जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, इस तरह तूने इस घर को सर पर क्यों उठा रखा है? माँ, बात ही ऐसी है, अगर आप भी ये बात सुनेगी ना तो लिख कर दे रहा हूँ कि आप न सिर्फ घर बल्कि इस पूरे मोहल्ले को अपने सर पर उठा लेंगी। हाँ ठीक है, अब बात बता, बात क्या है? फालतू में टाइम मत बर्बाद कर, समझा? माँ, आप दादी बनने वाली हैं। इस घर में अब एक बच्चे की किलकारी आने वाली है। क्या सच में? हाँ माँ, ये सच है। देख बहू, अगर ऐसा है ना तो मैं बोल दे रही हूँ कि अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी, समझी? पर माँ, परवर कुछ नहीं। संजय, मैं भी बूढ़ी हो रही हूँ, चल अब तू इस घर के लिए एक नौकरानी रख ले। अपनी माँ की बात से सहमत संजय अब अपने घर में एक नौकरानी रख लेता है। समय गुजरता है
और देखते ही देखते पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं। ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी अपने बेड पर बैठी रील्स देख रही होती है। तभी उसके फोन में नेपाल की खूबसूरत वादियों की रील्स आती है और उसे देखकर लक्ष्मी खुद से कहती है, वाओ कितना खूबसूरत नजारा है ये। आने दो आज संजय जी को, आज मैं उन्हें नेपाल जाने की बात कहूँगी। वैसे भी बच्चा होने के बाद फिर मैं कहीं नहीं जा पाऊंगी। इतना बोलकर लक्ष्मी अपने फोन को साइड में रखती है और सो जाती है। शाम को जब संजय आता है तब लक्ष्मी अपनी सास और संजय से ही कहती है, माँ जी, संजय जी, वो मैं क्या बोल रही थी कि जब बेबी इस दुनिया में आ जाएगा तो मैं तो उसके कारण घर में ही फंसी रह जाऊंगी। हाँ, तो तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि नेपाल में एक प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है, चलो ना चलते हैं। वैसे भी हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए। बहू, नेपाल का मौसम सही नहीं रहता है। एक तो तू गर्भवती, ऊपर से तू नेपाल जाने की जिद कर रही है। देख बेटा, वहाँ भूकंप के चांसेस बहुत होते हैं, इसलिए तू वहाँ मत जा। मैं नहीं चाहती कि कोई दुर्घटना हो। माँ, कुछ नहीं होगा। शादी के बाद पहली बार लक्ष्मी ने कुछ मांगा है, आप बेफिक्रे रहो। शांति उसे मना करती है, पर वो शांति की एक भी नहीं सुनते और नेपाल चले जाते हैं। नेपाल की वादियों में संजय और लक्ष्मी घूम ही रहे थे कि तभी अचानक से सारी चीजें हिलने लगती हैं। धीरे धीरे कर दीवारों में दरारें आने लगती हैं और ये देखकर लक्ष्मी संजय से कहती है, संजय, यहाँ पर भूकंप आ रहा है क्या? पता नहीं लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम किसी कोने में बैठ जाओ। संजय ये सब बोल ही रहा होता है तभी दीवारें गिरने लगती हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जगह जगह पर दीवारें गिरकर सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाता है और उसी बीच संजय और लक्ष्मी अलग हो जाते हैं। लक्ष्मी संजय को ढूंढती है तो वहीं दूसरी तरफ संजय भी लक्ष्मी को ढूंढता है। शांति टीवी देख रही थी, तभी टीवी देखते हुए शांति खुद से कहती है, हे भगवान, नेपाल में तो भूकंप आ गया, अब क्या करूं? भूकंप में मेरी गर्भवती बहू फंसी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं संजय को फोन करती हूँ। शांति अब संजय को फोन करने लगती है पर उसका फोन नहीं लगता। एक तरफ लक्ष्मी और संजय एक दूसरे को ढूंढ रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शांति अपनी बहू और बेटे के लिए परेशान होती है। ये बात है बेटा। नीचा, लक्ष्मी को ठीक करने का कोई तरीका नहीं है? भैया, एक ही तरीका है और वो है कि भाभी के मन में वो ख्याल ही ना आए, इसलिए भाभी को हर समय हंसाते रहना और जब तक बेबी नहीं हो जाता तब तक मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगी। निशा अब अपनी भाभी की डिलीवरी तक अपनी भाभी के पास ही रहती है तो वहीं संजय और शांति भी लक्ष्मी को अब खुश रखने की पूरी कोशिश किया करती। समय गुजरता है और समय के साथ लक्ष्मी एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म देती है।